नमस्कार दोस्तों, आज दोबारा से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लव टू लर्न में। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने डिस्कशन किया था कि जो लैंडस्केप गार्डनिंग है उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमने जो हमारा पिछला पार्ट था लैंडस्केप गार्डनिंग का पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने जो कुछ प्रिंसिपल्स थे लैंडस्केप गार्डनिंग के उसके बारे में डिस्कशन किया। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो प्रिंसिपल्स हैं लैंडस्केप गार्डनिंग के, जो कुछ प्रिंसिपल्स रह गए थे उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या है लैंडस्केप गार्डनिंग के। आगे हम बात करते हैं कि जो लैंडस्केप गार्डनिंग है उसमें जो प्रिंसिपल है वो है स्पेस। द एम ऑफ एवरी गार्डन डिजाइन शुड बी सच दैट द गार्डन शुड अपीयर लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज। मान लीजिए हम किसी भी गार्डन में डिजाइनिंग करते हैं या फिर उस गार्डन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या लेके चलते हैं, क्या एम लेके चलते हैं कि जो हमारा गार्डन है तो उसका जो एक्चुअल साइज है और जो उसका इमेजिनरी साइज है, यानी कि एक्चुअल साइज और इमेजिनरी साइज, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा गार्डन है उसमें जितना एरिया है तो उससे बड़ा हमारा वो ग्राउंड या फिर वो गार्डन दिखाई दे। तो यही है कि जो हम लोग कोई भी किसी भी टाइप का डिजाइनिंग करते हैं किसी भी गार्डन में, तो इसीलिए करते हैं कि ताकि हमारा जो गार्डन है वो बड़ा दिखाई दे। वन वे ऑफ अचीविंग दिस इज टू कीप वास्ट ओपन स्पेसिस preferably under lawn and restrict the planting in the periphery, normally avoiding any planting in the center। यानी कि मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे गार्डन का डिजाइनिंग अच्छा हो, तो उसको करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहली बात, हम लोगों को एक ओपन स्पेस लेना होगा कि बहुत ही बड़ा ओपन एरिया होना चाहिए। उसके बाद प्रेफरेबली अंडर लॉन एंड रिस्ट्रिक्ट द प्लांटिंग इन द पेरिफ्री। उसके बाद क्या करना होगा कि हम लोग जो भी लॉन है उसको प्रेफर करें, बढ़िया लॉन को प्रेफर करें, बढ़िया एक बड़े एरिया को प्रेफर करें, और उसमें क्या रिस्ट्रिक्ट करें, प्लांटिंग को। कौन से प्लांटिंग को? जो लगातार हम लोग लगा देते हैं कि भीड़ भाड़ में हमने किसी भी प्लांट को लगा दिया, तो ऐसे प्लांटिंग को हम लोगों को अवॉइड करना होगा। नॉर्मली अवॉइडिंग एनी प्लांटिंग इन द सेंटर। और हाँ, इसमें हम लोग को ये भी करना होगा कि हाँ, हमारे पास कोई एक गार्डन है, उसके हमने बीचों बिल्कुल सेंटर में किसी भी प्लांट को लगा दिया है, तो इस चीज को भी अवॉइड करना होगा। बट इफ एनी प्लांटिंग हैज इट टू बी डन इन द सेंटर, द चॉइस शुड बी ए ट्री विद ब्रांचेज एट ए हायर लेवल ऑन द ट्रंक एंड नॉट ए बशी श्रब। यहाँ पे श्रब का मतलब क्या होता है, यानी झाड़ियाँ, जो हम लोग झाड़ियों वाले जो प्लांट लगा देते हैं उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए हम लोग ने किसी भी प्लांट को सेंटर में लगा दिया, मान लीजिए लगा भी दिया, तो उसमें क्या हम लोग किस टाइप के प्लांट को लेना होगा, किस टाइप के ट्री को चूज करके लगाना चाहिए कि देखिए ऐसे प्लांट को लगाइए जिसमें जो भी तने की शाखाएं हैं वो ऊपर लेवल से आए, यानी कि नीचे से, यानी कि झाड़ियों टाइप का वो दिखाई ना दे। हम लोग को उस टाइप के प्लांट को लगाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा जो भी गार्डन है वो ज़्यादा ब्यूटीफाई दिखेगा, बहुत ही बढ़िया दिखेगा और सुंदर भी दिखेगा। तो इसमें हम लोगों ने बात किया कि स्पेस के बारे में, कि जो ये था स्पेस, आपको लैंडस्केप गार्डनिंग का एक प्रिंसिपल था। आगे, another suggestion to create the illusion of more space in a large public garden is to alternate large lawn followed by a group of tree. A large open space planted haphazardly all over with trees looks smaller than its size. इसमें क्या कह रहे हैं हम लोग कि हम लोग को एक इल्यूजन टाइप का क्रिएट करना है। यानी कि देखिए कि हमारा जो प्लांट है इतना छोटा सा है और वो देखने में इतना बड़ा दिखाई दे। जैसे कई बार आप जाते होंगे तो कोई एक चीज है, ठीक है, उसका रेट ना कम से कम बस 10 रुपए का होगा और वो देखने में कितना बड़ा लगता है कि हाँ भाई होगा 250 रुपए का। तो एक टाइप का ये इल्यूजन किसी भी माइंड के साथ करना, इस टाइप के प्लांट को लगाना कि हाँ आपका जो नेचुरल जो स्पेस है, नेचुरल स्पेस से ज्यादा आपका बड़ा गार्डन दिखाई दे, तो इस टाइप के इल्यूजन को करना। हम लोग इस टाइप से हमारे जो भी लॉन है, जो भी ग्राउंड है, उसको बड़ा दिखा सकते हैं। आगे क्या है, द टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ मोर स्पेस आर आल्सो रेफर्ड एज फोर्स्ड पर्सपेक्टिव। मतलब कि किसी भी टाइप के इल्यूजन को क्रिएट करना जो कि क्या दिखाए कि किसी भी चीज को ज्यादा बड़ा दिखाई दे, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोर्स्ड पर्सपेक्टिव। हमारा जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है डिविजनल लाइन।
इन ए लैंडस्केप गार्डनिंग, जैसे कि आपको पता होगा कि लैंडस्केप गार्डनिंग क्या होता है, उसमें क्या होता है, देयर शुड नॉट बी एनी हार्ड एंड फास्ट डिविजनल लाइन, यानी किसी भी लैंडस्केप गार्डन में किसी भी टाइप का एक कोई हार्ड या फास्ट टाइप का कोई डिविजनल लाइन नहीं होता है. हाउएवर देयर इज नेसेसिटी ऑफ डिवाइडिंग और रेदर स्क्रीनिंग ए कंपोस्ट पिट और ए मालीज क्वार्टर और ए वेजिटेबल गार्डन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गार्डन. मान लीजिए हमने क्या किया कि किसी भी टाइप के एक गार्डन का निर्माण किया, उसको बनाया, उसके बाद क्या करना है हमको, उसको स्क्रीनिंग करना है. स्क्रीनिंग में क्या होता है कि किसी भी एक गार्डन को या किसी भी एक एरिया को जो हमने बनाया है उसको एक बड़े ही पौधों से या किसी भी टाइप के स्टैचू से, कंपोस्ट पिट से या फिर किसी के क्वार्टर से, वेजिटेबल गार्डन से उस एरिया को स्क्रीनिंग करना, मतलब कि ढकना, वो स्क्रीनिंग कहलाता है. तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो बड़े बड़े पार्क होते हैं उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक एरिया आप देखते होंगे जहाँ पे जो भी माली है उसके रहने का जगह होता है. कंपोस्ट पिट देखा होगा आपने, कई जगह ये देखा होगा कि वेजिटेबल लगाए हैं, तो ये स्क्रीनिंग में आता है. In fact, areas under lawn, gravel, stone or cement path and shrubbery border have their natural division line from its immediate neighbor, though these are not discrete. जैसे कि देखिए जो बड़ा बड़ा लॉन होता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक गार्डन है, उसके बीच में हम लोगों ने एक पाथ जैसा बना दिया है, किसी भी टाइप का सड़क जैसा बना दिया है. कई बार देखते होंगे कि आप स्टोन से उस एरिया को सजा दिया गया, बीच में से लाइन जैसा बना के. सीमेंट एक टाइप का पाथ बनाना या बॉर्डर बनाना इसमें आता है. तो इससे क्या होता है कि किसी भी प्लांट को लगा सकते हैं हम, जैसे कि दो गार्डन है तो दो गार्डन के बीच के डिवाइडेशन को कर सकते हैं. बीच में हम लोगों ने मान लीजिए हमारे पास एक पूरा एक ग्राउंड है, जैसे कि मान लीजिए पूरा ये हमारे पास एक लॉन है एग्जाम्पल के लिए, और उसमें हमने क्या किया, बीच में किसी भी एक प्लांट को लगा दिया, पूरे एक ही लाइन में किसी प्लांट को लगा देना या किसी भी पाथ को बना देना. तो ये आपको क्या कह आता है इसमें, इस वाली लाइन में यही बताया गया है. The divisional line should be artistic with gentle curve and these should also be useful. देखिए आपको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि जब मान लीजिए आप किसी भी टाइप की डिविजनल लाइंस को बनाते हैं तो उसका क्या उपयोग है, यानी कि क्या उसका यूज है. तो हम लोग को उस बात को ध्यान में देकर भी उस जो डिविजनल लाइन है उसका निर्माण करना चाहिए. जैसे कि देखिए मान लीजिए मैंने एक गार्डन लिया, उसमें मैंने बीच में एक पाथ बना दिया, सीमेंटेड पाथ. उसका क्या वर्क आया कि हम उसके ऊपर जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, तो इसका एक उपयोग हुआ. ठीक है. अबव ऑल दिस लाइन शुड हार्मोनाइज विद वन अनदर, यानी कि क्या इसमें बताया गया कि देखिए ऊपर मैंने आपको जितने भी लाइन बताए तो उनका आपस में तालमेल होना चाहिए एक दूसरे के साथ. ये नहीं कि हाँ वो उसका कुछ अलग वर्किंग हो रहा है, कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे इमेज, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो एक सीमेंटेड पाथ है जो कि दो गार्डन को, दो लॉन को आपस में डिवाइड कर रहे हैं. तो ये बीच में एक पाथ हो गया. उसके बाद यहाँ पे एक साथ हमने श्रब्स को लगा दिए. उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस वाले इमेज में कि यहाँ पे पाथ है, फिर यहाँ पे पाथ है, बीच में लॉन्स हैं. तो इस टाइप से हम लोग अपने गार्डनिंग को कर सकते हैं. आगे है प्रपोर्शन एंड स्केल. Proportion in a garden may be defined as relationship between different element. तो इसमें क्या होता है कि जो proportion होता है उसका मतलब होता है अनुपात, यानी कि भी किसी भी एक गार्डन में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हैं और डिफरेंट कोई एलिमेंट है जो कि उस गार्डन में उसको ब्यूटिफाई करता है, उन दोनों के बीच में के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, प्रपोर्शन. फॉर एग्जाम्पल ए रेक्टेंगल हैविंग ए रेशियो ऑफ 5:8 is considered to be of pleasing proportion. मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमने एक किसी भी टाइप के गार्डन का निर्माण किया है और उसका शेप कैसा आ रहा है, रेक्टेंगल जैसा, और उसका रेशियो है 5:8. ठीक है. एज द रेशियो कम्स डाउन द फॉर्म लुक्स नाइदर स्क्वायर नॉर ए रेक्टेंगल एंड द डिजाइन बिकेम अनडिजायरेबल. मान लीजिए हमने तो अपना एक नक्शा बनाया, एक प्रैक्टिकल वे में लिया कि हम लोगों ने एक रेक्टेंगल टाइप का अपना गार्डन बनाया है, और मान लीजिए कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है, रेशियो में कुछ गलती हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे गार्डन का फॉर्मेशन होता है वो ना तो स्क्वायर दिखाई देता है ना रेक्टेंगल दिखाई देता है, और जो डिजाइन बनता है वो भी आपको अनडिजायरेबल दिखाई देता है, यानी कि वो भी बढ़िया इतना नहीं लगता है. देयर इज नो सेट रूल विद रिस्पेक्ट टू स्केल एंड प्रपोर्शन इन ए गार्डन.
यानी कि मान लीजिए इसका कोई रूल नहीं है कि हाँ आप कोई एक अनुपात लेके चल रहे हो, या कोई एक रिस्पेक्टिव रूल नहीं है कि आप किस टाइप से प्रोपोर्शन और स्केल से किसी गार्डन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अल्टीमेटली द डिजाइन शुड लुक प्रेजेंट। मान लीजिए आप किसी भी एक गार्डन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप इस टाइप के गार्डन का निर्माण करें जो कि देखने में भी अच्छा लगे, प्लीजेंट लगे। इट इज बेटर टू हैव एन एड हॉक डिजाइन फर्स्ट एंड देन ट्राई इट ऑन दी एक्चुअल स्पॉट। मान लीजिए कि सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि आपने एक गार्डन बनाना है, तो उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रैक्टिकली उसको एक किसी कागज पे बना के देख लीजिए कि हाँ मेरा ये गार्डन होगा, इसमें इतना बाई इतना रेशो का यहाँ पे एज होगा, यहाँ पे मुझे ये करना है, ये वर्किंग करना है, यानी कि प्री प्लानिंग करना उस चीज को लेके। इफ द डिजाइन लुक अपीलिंग एज वेल एज प्लीजिंग इट इज इम्प्लीमेंटेड। मान लीजिए आपने जो भी अपना प्रैक्टिकली स्पॉट तैयार किया है, किसी भी टाइप के प्लान को तैयार किया है, और आपको लगता है कि हाँ अब इस चीज को मैं अपने एक्चुअल साइट पे अपील कर सकता हूँ, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए जिससे आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। यानी कि एक टाइप से कहा जाए तो जैसे आप एग्जाम देते हैं तो उससे पहले आप तैयारी करते हैं ना घर पे, तो उसी टाइप से कि किसी भी एक गार्डन का फॉर्मेशन कर रहे हैं या किसी एक साइट पे आप किसी भी टाइप के लोन को बनाना चाहते हैं, उससे पहले आपको एक रफ डायग्राम बना के देख लेना चाहिए कि हाँ इस एरिया में मेरे पास इतना जगह है और मुझे उसमें इतना वर्किंग करना होगा। जजमेंट ऑफ स्केल एंड प्रोपोर्शन फुली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड द थ्रो नॉलेज ऑफ प्लांट। मान लीजिए हमको कितना स्केल लेना है, उसमें कितना प्रोपोर्शन लेना है, ये फुली डिपेंड किसके ऊपर करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन के एक्सपीरियंस पे। ये एक पर्सन के इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर ग्रुप के एक एक्सपीरियंस के बेस पे भी हो सकता है। कि मान लीजिए आपको कितना नॉलेज है प्लांट के बारे में, कितना आपको नॉलेज है कि जो गार्डन है उसके स्टाइल के बारे में, कितना आप जो हमारे पूरे देश में गार्डन्स हैं उसके बारे में जानते हो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से किस टाइप से गार्डन बनाए गए हैं, क्या उसमें यूज किया गया है। तो जिस पर्सन को इसके बारे में अच्छा नॉलेज है तो वो आपको अच्छे ढंग से इसके बारे में बता सकता है कि हाँ आपको इस जगह पे इस टाइप का करना चाहिए, इस टाइप के साइज को, इस टाइप के डिजाइन को फॉलो करना चाहिए। आगे आता है टेक्सचर। दिस सरफेस कैरेक्टर ऑफ ए गार्डन यूनिट इज रेफर्ड टू एज टेक्सचर। यानी कि किसी भी एक यानी कि कहा जाए एक सरफेस है, ठीक है, वहाँ के जो कैरेक्टर है किसी भी गार्डन को और उसके यूनिट को क्या रेफर किया जाएगा, टेक्सचर। द टेक्सचर ऑफ द ग्राउंड, द लीव्स ऑफ ए ट्री और shrub विल ऑल डिटरमाइन द ओवरऑल इफेक्ट ऑन द गार्डन। कि मान लीजिए किसी भी एक ग्राउंड है, वहाँ के टेक्सचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, किससे बताया उसको हम बता सकते हैं कि वहाँ का टेक्सचर कैसा है, कि वहाँ पे जो भी अमाउंट ट्री है या फिर श्रब है, श्रब मतलब होता है झाड़ियाँ, तो उनके जो लीव्स हैं उनका कलर कैसा है और उनका टेक्सचर कैसा है। तो ये सब जो ओवरऑल इफेक्ट है वो एक गार्डन को बढ़िया बनाता है। जनरली द टेक्सचर इज ऑफ 3 टाइप्स। जो टेक्सचर है उसको मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, उसका 3 टाइप माना गया है, फाइन टेक्सचर, मीडियम टेक्सचर एंड कोर्स टेक्सचर। ये आपको एक नंबर में आ भी सकता है कि क्या क्या टेक्सचर के टाइप्स हैं, तो आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो 3 टाइप के टेक्सचर होते हैं, फाइन टेक्सचर, मीडियम टेक्सचर एंड कोर्स टेक्सचर। दिस टेक्सचर ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन इट्स लीफ साइज। जो भी प्लांट का टेक्सचर है, वो जो भी टेक्सचर है तो वो किस पे ऊपर डिपेंड करता है, जो प्लांट के लीफ का जो साइज है, उसके जो ब्रांचेज है उसका अरेंजमेंट कैसा है, और कॉम्पैक्टनेस ऑफ कैनोपी। मान लीजिए कॉम्पैक्टनेस ऑफ कैनोपी क्या होता है कि एक हमारे पास एक पौधा है, एक बड़ा पेड़ है, तो उसको ऊपर से देखना कि किस टाइप से वहाँ की जो ब्रांचेज है उनका अरेंजमेंट है, कहीं वो एक दूसरे से अलग अलग थलग तो नहीं है, क्या वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कॉम्पैक्टनेस क्या होता है कि एक साथ जुड़े हुए देखना, उस चीज के ब्रांचेज को पता लगाना, उसके बारे में स्टडी करना। Moreover, the texture can also be classified as rough and smooth based on the appearance। यानी कि जो टेक्सचर है उसको हम लोग किसके ऊपर क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सा रफ टेक्सचर तो नहीं है, स्मूथ टेक्सचर तो नहीं है। तो उसको कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, उसको देख के। मान लीजिए आपको एक प्लांट है, ठीक है, आप उसको देख के ही बता सकते हैं कि हाँ ये प्लांट यानी कि खराब है, या फिर उस प्लांट को क्या बीमारी है, या फिर ये प्लांट हेल्दी है या फिर इल है। तो इस टाइप से पता करना, देख के अपीयरेंस से पता करना। एक गुलमोहर इज ए फाइन टेक्सचर ट्री। गुलमोहर जो है एक फाइन टेक्सचर ट्री है जो कि व्हेन
इन फुल लीफ, जो कि आपको फुली लीफ से भरा हुआ होता है, जबकि वेयर एज स्फेटोडिया स्फेटोडिया कैम्प्यूनुलाटा इज ए कोर्स टेक्सचर ट्री। तो यहाँ पे दो प्लांट के बारे में बताया गया कि जो गुलमोहर है उसका फाइन टेक्सचर होता है, आपको देखने में ही बढ़िया लगेगा, जो कि पूरे तरीके से पत्तों से ढका हुआ होता है, और जो कि उसके अपोजिट में जो स्फेटोडिया कैम्प्यूनुलाटा है वो आपको कोर्स टेक्सचर का एक ट्री है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, एक इमेज देख पा रहे होंगे, जिसमें देखिए ये वाले इमेज में जो ये बड़े पत्ते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर्स टेक्सचर, यानी कि बड़े बड़े टाइप के पत्ते दिखाई देना। यहाँ पे मीडियम लीव्स दिखाई दे रहे होंगे और ये मीडियम कोर्स है। अब यहाँ पे तीन टाइप से मैंने आपको बताया था कि जो टेक्सचर है उसको तीन टाइप से डिवाइड किया जाता है, फाइन, मीडियम और कोर्स। देखिए तो सबसे पहले हम लोग फाइन टेक्सचर के बारे में बात करते हैं। तो ये जितने आप प्लांट देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल है आपके फाइन टेक्सचर के। उसके बाद ये जो इमेज है इसमें आप लोग मीडियम टेक्सचर के प्लांट्स को देख पा रहे होंगे, उनके पत्तियों को देख पा रहे होंगे। देखिए इसमें पत्तियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, छोटे छोटे पत्तियां हैं, बहुत ज़्यादा घनेदार पत्तियां हैं। और जो कोर्स टेक्सचर है ये इसमें आपको देख पा रहे होंगे, जो प्लांट के जो पत्ते हैं वो एक दूसरे से कितने अलग थलग और कितने बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपको जो मैंने आपको इमेज की तरफ से अपने तरफ से बताना चाहा कि जो फाइन, मीडियम और कोर्स टेक्सचर के जो प्लांट्स होते हैं या फिर उनके लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं टोन एंड कलर इन ए लैंडस्केप गार्डनिंग में द परमानेंट बैकड्रॉप इज द ग्रीन टोन ऑफ वेरियस ट्री एंड श्रब। तो आप क्या देखेंगे कि जो भी कोई प्लांट है या ट्री है या फिर श्रब है तो आप उसको कभी भी देखोगे ना तो आपको ग्रीनिश टाइप का दिखाई देगा। यानी कोई भी आप प्लांट देखोगे किसी भी एरिया में, गार्डन में, तो आपको स्टार्टिंग में ग्रीनरी दिखाई देगा, हरा भरा दिखाई देगा, जो कि उस एरिया को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। इट इज पॉसिबल टू ले आउट ए गार्डन विद सबटल टोन ऑफ एंटायरली व्हाइट और येलो फ्लावर। मान लीजिए हम लोग किसी भी एक गार्डन का लेआउट तैयार करते हैं तो हम लोग को ये इस बात पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम लोग को एक ही टाइप के फ्लावर्स को लगाना चाहिए। मान लीजिए आप फ्लावर लगा रहे हैं व्हाइट कलर का तो व्हाइट कलर का एक फ्लावर आप लगाते जाइए, येलो कलर का लगा रहे हैं तो येलो कलर का ही लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो ना एरिया आपको बहुत सुंदर दिखाई देगा, बट एट द सेम टाइम मेकिंग इट चार्मिंग ऑल्सो, बट ये आपको बढ़िया भी दिखाई देना चाहिए। Another important point is that it is better to have masses of single color against a mixture of color। यानी कि इसमें ये है कि मान लीजिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है जिसके बारे में आपको पहले बता दिया कि आप एक सिंगल कलर के प्लांट को, एक सिंगल कलर के किसी भी एक फूल को यूज कीजिए एक एरिया में जो कि उस एरिया को सुंदर बनाए। ये नहीं कि आपने अलग अलग टाइप के कलर का मिक्सचर कर दिया तो वो चीज़ अच्छा भी नहीं लगता देखने में। ए बेड ऑफ रोजेज कंटेनिंग ओनली सिंगल कलर ऑफ से रेड। मान लीजिए हमारे पास एक बेड है, ठीक है, हम लोगों ने एक क्यारी लगाया जहाँ पे आपको रोजेज हैं और वो उसका एक ही सिंगल कलर क्या है, रेड कलर का है। येलो और पिंक हैज मच सॉफ्टर टोन एंड ब्यूटी देन ए बेड कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ कलर्स। यानी कि केस में क्या होता है कि देखिए जो आपको रेड जो कलर है हम लोग उसको यूज कर रहे हैं किसी भी प्लांट में, किसी भी जो भी हमारा रोज है, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया रोज का फ्लावर है तो हम लोगों ने उसको यूज किया। तो आपको तीन टाइप के कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं, सेकेंडरी कलर होते हैं और टर्शरी कलर होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कलर से जो कलर बनते हैं यानी कि जो उनके मिक्सचर, प्राइमरी कलर के मिक्सचर से जो आपको बनते हैं कलर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मिक्सचर। आगे आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में क्लियरली। ए गुड गार्डन आर्किटेक्ट शुड हैव द नॉलेज ऑफ कलर। जो गुड गार्डन होता है, गुड आर्किटेक्चर होता है, उसको बढ़िया नॉलेज होता है कलर का कि किस टाइप के कलर को हमको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। नॉलेज ऑफ कलर व्हील के बारे में आपको आगे बताऊंगा। एंड कलर स्कीम ऑफ फॉर चार्मिंग कलर इन द गार्डन। कलर स्कीम के हेल्प से भी हम लोग किसी भी एक गार्डन को चार्मिंग कर सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो आप लोग अब जो स्लाइड देख पा रहे होंगे इसमें देखिए आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा, माफ कीजिएगा, ये कलर व्हील है जिसमें आपको अलग अलग टाइप के जो कलर्स हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कलर व्हील क्या होता है और कलर स्कीम
क्या होता है। देखिए जो आपको कलर व्हील है, इसमें आपको सबसे पहले जो दिखाई दे रहा होगा रेड, येलो और ब्लू, ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं, ठीक है। रेड, येलो और ब्लू एक हमारे ये प्राइमरी कलर्स हैं। उसके बाद जो है ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल, ये हमारे सेकेंडरी कलर्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी कलर आपको प्राइमरी कलर के मिक्सचर से बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मिक्सचर कहते हैं, सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। आगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रेड ऑरेंज, रेड रेड पर्पल, पर्पल ऑरेंज, ये एग्जाम्पल हैं जो आपको टर्शियरी कलर्स में आते हैं। इनके अपोजिट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्रीन येलो, ग्रीन ब्लू ग्रीन, तो ये इनके एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। आगे कलर स्कीम के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। तो देखिए कलर स्कीम में 3 टाइप के हम लोग स्टडी करते हैं मेनली। एक तो होता है मोनोक्रोमेटिक, एक आपको एनालॉगस और एक कॉम्प्लीमेंट्री। तो मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, तो इस टाइप की डिजाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट कलर को यूज करते हैं, जो माफ कीजिएगा किसी एक ही कलर को यूज करते हैं। मतलब कि जैसे कि हमने एक घर में पेंट किया और हरे कलर का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पूरे रूम में एक ही कलर के एक ही कलर का यूज करना उस घर को सुंदर बनाने के लिए वो मोनोक्रोमेटिक कहलाता है। उसी टाइप से प्लांट्स में या फिर किसी भी एक एरिया को ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं तो हम लोगों को एक ही टाइप के एक ही कलर के प्लांट को यूज करना है, तो वही आपको मोनोक्रोमेटिक कहलाता है। उसके बाद आपको आता है एनालॉगस। तो एनालॉगस क्या होता है कि जो सिंगल कलर है उसी से मिलते जुलते किसी कलर को यूज करना जो कि उस एरिया को सुंदर कर दे। जैसे कि देखिए हमारे पास ये रेड कलर है, रेड कलर उससे मिलते जुलते कलर क्या है जो कि प्राइमरी कलर्स हैं येलो और ब्लू, इनकी हेल्प लेके इसी की रेड के साथ साथ इन दो कलर का हेल्प लेके उस एरिया को ब्यूटीफाई करना, ये आपको एनालॉगस में आता है। और जो कॉम्प्लीमेंट्री आता है उसमें क्या होता है कि एक दूसरे के अपोजिट कलर का यूज करना। मान लीजिए देखिए यहाँ पे हमारे पास रेड कलर है और इसका अपोजिट क्या आता है, ग्रीन। अब हम लोग इन दोनों के अपोजिट किसी भी एक कलर को यूज करते हैं मान लीजिए, तो उससे क्या होगा कि वो एरिया आपको बढ़िया नहीं दिखाई देगा आपको। देखिए जैसे कि आप ने एक पेज लिया, ठीक है, उस पे आपको आपका फेवरेट कलर है ब्लैक और उसके जगह आपने यूज कर दिया वाइट, ये पिंक सॉरी, तो आपको कौन सा बढ़िया लगेगा। रेड का कलर का कॉम्बिनेशन होना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है किसी भी एरिया को ब्यूटीफाई करने में, गार्डनिंग को ब्यूटीफाई करने में। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री में ये होता है कि अपोजिट कलर का यूज करना, ये आपको आता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री में। आगे हम लोग बात करते हैं कि मोबिलिटी क्या होता है, कि मोबिलिटी भी एक प्रिंसिपल है आपको लैंडस्केप गार्डनिंग का। इन ए टेम्परेट जोन, जो आपको शीतोष्ण एरिया होते हैं, शीतोष्ण होते हैं, 3 टाइप के जोन होते हैं, टेम्परेट जोन, नॉन टेम्परेट जोन। तो आपको उसके बारे में आप लोग स्टडी करेंगे हॉर्टिकल्चर में। द गार्डन चेंज कलर वेरी शार्पली एंड कॉन्ट्रास्टिंगली फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। यानी कि जो गार्डन है उसके अंदर जो भी प्लांट है वो क्या होते हैं कि कलर चेंज करते हैं बहुत जल्दी, यानी कि एक सीजन से दूसरे सीजन में। दस सिंबलाइजिंग मोबिलिटी और मूवमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी और मूवमेंट। एज फॉर एग्जाम्पल मैनी ट्री इन द टेम्परेट जोन attired themselves with wonderful hues due to change in their leaf color in the autumn। यानी कि एग्जाम्पल के लिए जो बहुत सारे ट्री हैं टेम्परेट जोन में, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अटायर कर लेते हैं विद वंडरफुल ह्यूज, यानी कि जो आपको इन्वायरमेंटल चेंज होते हैं उसकी वजह से, तो उससे क्या होता है कि जो भी प्लांट है उनके लीफ के कलर में चेंज होता है ऑटमन सीजन में। इन मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल इंडिया, यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन है हमारे देश में, जो साउथ पार्ट का हम लोग कह सकते हैं हमारे देश में, दो दीज कॉन्ट्रास्टिंग चेंज कैन नॉट बी अचीव्ड, इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग इन सम सबटल चेंज। यानी कि जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके जाते हैं, एक चिनार का जो पेड़ होता है चिनार, तो उसका स्टार्टिंग में कलर कैसा होता है, एकदम ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन आपको दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जो इन्वायरमेंटल चेंज होते हैं, जो मौसम में चेंज होते हैं, उस वजह से उन प्लांट का जो कलर है वो आपको ऑरेंज हो जाता है। जो कुछ ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे आपको इस टाइप का चेंज हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि आप अब देख पा रहे होंगे इस
इमेज में, ये हमारा चिनार का पेड़ होता है। चिनार जिसको हम लोग प्लेंटस ओरिएंटलिस भी कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है। और ये कदम्ब का पेड़ है, ठीक है। ये जो आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे ये आपको ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, जो कि आपको जो भी सीजन है उसके अनुसार अपने कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको चिनार का देख पा रहे होंगे आप, ये सीजन के चेंज की वजह से हुआ है। पहले ये बिल्कुल ग्रीन प्लांट्स थे, उसके बाद क्या हुआ, जो मौसम चेंज हुआ, जो भी इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, इस वजह से अब ये आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहे होंगे। अब हम लास्ट में बात करते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या है? लास्टली वन हैज टू डिसाइड अबाउट द स्टाइल टू बी एडोप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर गार्डन। मान लीजिए हम लैंड गार्डनिंग कर रहे हैं, तो हम लोग को सबसे पहले ये करना चाहिए कि ये बात पे फोकस रखना चाहिए कि हम लोग जो भी प्लांट का, जो भी गार्डन का निर्माण करना चाह रहे हैं, उसमें हम लोग किस टाइप के स्टाइल को रखेंगे, किस टाइप का स्टाइल हम लोग यूज करेंगे उस गार्डन के फॉर्मेशन में। एवरी गार्डन डिजाइनर हैज टू इन्वेंट हिज ओन स्टाइल ऑफ गार्डनिंग कॉम्बिनेट विद हिज बजट। यानी कि जो भी आपको गार्डन का डिजाइनर है उसको क्या करना चाहिए, उसका खुद का एक इन्वेंट किया हुआ स्टाइल होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप किसी का नकल करके उस चीज को कर रहे हैं और आप खुद ही उस चीज को सोच के, अपने मन से सोच के उस चीज को एक्चुअल साइड पे प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो वो ज्यादा, उससे ज्यादा बेटर लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि भाई हाँ, आप एक डिजाइनर हैं और आप उस गार्डन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपको ये लेके चलना होगा कि आपका बजट कितना है, टेस्ट कैसा है, उस जो भी साइट है वहाँ का नेचर कैसा है, और वहाँ पे उस कैसे हम लोग उस चीज़ को मेंटेनेंस कर सकते हैं किसी भी गार्डन को फॉर्मेशन के लिए। तो इस चीज़ के लिए आपको जो भी एक डिजाइनर है उसको सबसे पहले सोचना चाहिए। वन कैन डेवलप हिज ओन डिजाइन ओनली व्हेन द स्टडी केयरफुली। कोई एक पर्सन है जो आपको आर्किटेक्चर है, मान लीजिए गार्डन आर्किटेक्चर है, वो किस कब डिजाइन कर पाएगा, जब उसको अपने सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होगा, ठीक है। आप हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हम लोग कब किसी को पढ़ा सकते हैं, जब हमको खुद ही उसके बारे में नॉलेज होगा। मान लीजिए हमको नॉलेज है ही नहीं उस चीज़ के बारे में और हम लोग किसी को बता रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो हम लोग किसी भी गार्डन का फॉर्मेशन करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में स्टडी करना केयरफुली, वो एक फर्स्ट प्रायोरिटी है। ऑल द गार्डन स्टाइल ऑफ द वर्ल्ड एंड ग्रेस्प्स द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इन देम। यानी कि वही की बात कि जो भी आर्किटेक्चर है, जो भी गार्डन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको अलग अलग टाइप के जो गार्डन के स्टाइल है उसके बारे में पता होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से स्टाइल है गार्डन के फॉर्मेशन के लिए, और कौन कौन से प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं उसके मेंटेनेंस के लिए, उसको क्या नाम है, अच्छे से फॉर्मेशन के लिए। तो उसके बारे में उस आर्किटेक्चर को ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। और हाँ, यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक्स दे दिया है, और आप प्लीज़ जल्द से जल्द वहाँ पर जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और ये स्लाइड मान लीजिए आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको उस ग्रुप से ये स्लाइड मिल जाएगा। थैंक यू।